हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अनस्टॉपेबल इंजीनियर्स। तो फिर से हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस वो हैं जो एसएससी जे के एग्ज़ाम में आए हैं या फिर आईईएस के एग्ज़ाम में आए हैं। स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में, आपको इसका आंसर बताना है क्या हो जाएगा। कहा गया है टन्स ऑफ रेफ्रिजरेशन मीन। टन्स ऑफ रेफ्रिजरेशन का क्या मतलब है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। ए ऑप्शन में कहा गया था वेट ऑफ द मशीन इज़ 1 टन। मतलब हम जब बात करते हैं रेफ्रिजरेशन में टन की, तो उसका मतलब क्या ये है कि जो पूरी मशीन है उसका वेट ही 1 टन है, या फिर ये है कि जो रेफ्रिजरेंट उसमें है उसका वेट 1 टन है, या फिर सी ऑप्शन में कहा गया जो हीट एक्सट्रैक्ट की जा रही है वहाँ से वो 1 टन है, या फिर इनमें से कुछ भी नहीं। आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, या नहीं बताना चाहते हो फिर भी बता दो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जब हम बात करते हैं टन ऑफ रेफ्रिजरेशन की, इसका मतलब क्या हम पढ़ चुके हैं कि इसका मतलब है जो हीट एक्सट्रैक्ट की जा रही है वहाँ से 24 आवर्स में वो 1 टन रहने वाली। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इससे पहले हम सभी क्वेश्चंस कर चुके हैं, मतलब 115 तक क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन का पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाया करता है। आज के जो क्वेश्चन है उनका पीडीएफ भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर हम न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस करेंगे और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी डिस्कस किया करेंगे, और ऐसा करते आए हैं, आगे भी वैसे ही करते जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में, आपको बताना आंसर क्या हो जाएगा। कहा गया है 1841, ये आप पढ़ते होगे, मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी आपने पढ़ा होगा, वहाँ पे आपने पढ़ा होगा, ये देखा होगा एचएस हाई स्पीड सील की जब हम बात करते हैं वहाँ पे 1841 ये यूज़ किया जाता है। इसका मतलब क्या है कि इसमें जो अगर क्रोमियम की परसेंटेज की बात करें तो वो कितनी हो गई। ए में कहा गया 1%, बी में कहा गया 4%, सी में 18% या फिर डी में 20%। तो 1841 की हम बात करें, यहाँ पे आपको परसेंटेज के बारे में बताना है। तो देखिए 1841 की बात करते हैं, यहाँ पे 18 जो है वो आपको टंगस्टन के बारे में बताता है कि टंगस्टन इतने परसेंट है। 4 पर जो आगे 4 लिखा हुआ वो क्रोमियम की परसेंटेज बताता है, और जो 1 लिखा हुआ वो वैनेडियम की परसेंटेज बताता है। इसका मतलब यहाँ पे क्रोमियम के बारे में पूछा गया तो 4 की परसेंटेज हो जाएगी, तो 4 जो है मतलब बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ हम आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको एक बार दोबारा से बात बताना चाहूँगा, जो पुरानी वीडियोज़ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली बाकी वीडियोज़ है वो आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग की प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पर, वहाँ पे जाके सब वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पर कहा गया कॉइनिंग इज़ द ऑपरेशन ऑफ। कॉइनिंग हम कई तरह के ऑपरेशंस के बारे में पढ़ते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर कहा गया बताइए कॉइनिंग जो है वो किसका ऑपरेशन है। ए में कहा गया कोल्ड फोर्जिंग, बी में कहा गया हॉट फोर्जिंग, सी में कहा गया कोल्ड एक्सट्रूशन, या फिर डी में कहा गया पियर्सिंग। बताइए कौन सा जो है वो कॉइनिंग ऑपरेशन आपको बताना है। ए, बी, सी या फिर डी, करेक्ट आंसर क्या है। तो यहाँ पर आपको हिंट देता हूँ, अगर अभी तक आपको याद नहीं आया तो जो हम कॉइनिंग की बात करते हैं एक तरह का फोर्जिंग वाला प्रोसेस रहता है। ये तो क्लोज्ड फोर्जिंग प्रोसेस की बात करते हैं, वो वाली टाइप है। बट यहाँ पे फोर्जिंग में भी 2 टाइप्स हैं, कोल्ड फोर्जिंग है या हॉट फोर्जिंग है, ये आपको बताना है। तो मैं आपको बता देता हूँ, आप तो फिलहाल मुझे बता नहीं सकते अभी। तो यहाँ पे जो कॉइनिंग की बात करते हैं कोल्ड फोर्जिंग, मतलब कि ए ऑप्शन जो आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ हम आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है स्पेसिफिक स्पीड जो है वो टरबाइन की वो किस पे डिपेंड करती है। ऑप्शंस आपके सामने गिवन है। ए ऑप्शन में गिवन है स्पीड, पावर और डिस्चार्ज पे डिपेंड करती है स्पेसिफिक हीट। बी में कहा गया डिस्चार्ज एंड पावर, सी में कहा गया स्पीड एंड हेड, और डी में कहा गया स्पीड, पावर एंड हेड। तो आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताना चाहूँगा, यहाँ पर हम सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, और थोड़ा मैं आपको हिंट देकर बताता हूँ कि किस तरह का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी टॉपिक्स हम डिटेल में कवर कर चुके हैं, तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक करना जरूर, वहाँ पे कुछ ना कुछ आपको काम को मिलने वाला है। तो स्पेसिफिक स्पीड की बात करते हैं, टरबाइन की किस पे डिपेंड करता है आपको बताना है। स्पेसिफिक स्पीड का फॉर्मूला तो आप सभी ने देखा ही हुआ है, एन एस किसके बराबर होता है। एन स्पेसिफिक स्पीड एन रूट पी ओवर एच की पावर 5/4, इस तरह का फॉर्मूला चलता है ना, आप सभी ने पढ़ा ही होगा। यहाँ पर स्पेसिफिक स्पीड किस पे डिपेंड कर रही है, स्पीड पे डिपेंड कर रही है, पावर पे डिपेंड कर रही है और हेड पे डिपेंड कर रही है। इसका मतलब जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ हम आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वहाँ पर देखते हैं क्या पूछा गया है। यहाँ पर कहा गया टेंडेंसी ऑफ डेटोनेशन इज हाई इन इंजन्स ऑफ लार्ज सिलेंडर डायमीटर बिकॉज ऑफ। कि अगर हम ऐसे सिलेंडर्स की बात करें जो डायमीटर थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, वहाँ पे टेंडेंसी क्यों बढ़ जाती है डेटोनेशन की, वो पूछा गया है। ए ऑप्शन में कहा गया है क्योंकि वहाँ पे जो प्रेशर रहता है वो इनटेक जो सिलेंडर में प्रेशर रहता है वो ज़्यादा हो जाता है। बी में कहा गया फ्यूल और एयर की रेशियो वहाँ पे ज़्यादा होती है, इसलिए डिटोनेशन का रीज़न बनता है। सी में कहा गया फ्लेम जो है उसको ज़्यादा लॉन्गर डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है। डी में कहा गया जो स्पार्क्स हैं वो जल्दी आ जाते हैं लार्ज सिलेंडर वगैरह में, तो ये रीज़न है। तो डिटोनेशन का क्या रीज़न है आपको बताना है। यहाँ पर मैं आपको करेक्ट आंसर बताता हूँ। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। मतलब यहाँ पर क्या होता है, जो फ्लेम है उसको देखो डायमीटर ज़्यादा हो तो ऑब्वियसली बात है ना, फ्लेम को ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा नीचे पहुँचने में, और जितना ज़्यादा टाइम लगेगा उतना जल्दी वो फ्यूल ऑटोनाइट हो सकता है। कई सारे रीज़न होते हैं उसके जो भी है, बट फ्लेम को ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, और हम नहीं चाहते फ्लेम जो है वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करे। तो सी ऑप्शन जो कॉज है डिटोनेशन का लार्ज डायमीटर वाले सिलेंडर्स में।
इसी के साथ हम चलेंगे आगे वाले क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले एक छोटा सा टारगेट हम रख के चलेंगे। मुझे उम्मीद है आप इस वीडियो को लाइक करोगे और 100 लाइक्स का हम टारगेट रख के चलेंगे। सिर्फ 100 लाइक्स का आपने लाइक करना है और वीडियो को शेयर भी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा सा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम यहाँ पर आ चुका है। क्या कहा गया है, एक आइडियल स्पार्क इग्निशन इंजन है जिसका कंप्रेशन रेशो 9 गिवन है और एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी बताना है कितनी होगी अगर रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट 1.5 है। सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर कहा गया है एफिशिएंसी, देखो एफिशिएंसी के बारे में पूछा गया है। हमें पता है फॉर्मूला एफिशिएंसी का 1 - 1 ओवर आर की पावर गामा -1, क्लियर है। तो यहाँ पर हमें क्या क्या गिवन है, हमें कंप्रेशन रेशो तो गिवन है, मतलब 1 - 1/r की जगह हम यहाँ पे कंप्रेशन रेशो की जगह 9 लिख सकते हैं। और रेशो स्पेसिफिक हीट मतलब Cp और Cv स्पेसिफिक हीट है, इनकी रेशो 1.5 गिवन है। ये क्या, इसको हम गामा ही बोलते हैं ना, तो ये गामा भी हमें गिवन है 1.5, तो -1। सिर्फ ये तो आपको कैलकुलेट करना है। तो 1 - 1/9 की पावर 0.5 कैलकुलेट करना है, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 - 1/3, इस तरह से कुछ आ जाएगा। और जो करेक्ट आंसर आ जाएगा आपके पॉइंट, मतलब इसका जो आंसर है वो 66.7 के करीब आ रहा है, यानी कि 67% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कहा गया है कुछ ऐसे कार्बोरेटर्स होते हैं जहाँ पे मीटर रॉड की बात करो, इकोनॉमाइजर डिवाइस की बात करो, उन्हें यूज़ किया जाता है। वो क्यों यूज़ किया जाता है? ए ऑप्शन में कहा गया कोल्ड स्टार्टिंग को लेकर यूज़ किया जाता है, बी में कहा गया आइडलिंग के लिए यूज़ किया जाता है, सी में कहा गया पावर एनरिचमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, डी में कहा गया है एक्सेलरेशन के लिए यूज़ किया जाता है। तो एक्चुअली में हम उसको यूज़ क्यों करते हैं, जब भी हमें पावर आउटपुट ज़्यादा चाहिए तो हम मतलब मीटर रॉड की बात करो, इकोनॉमाइजर की बात करो, इसे यूज़ करते हैं। मतलब उस पर्पस से वहाँ पे फिट किया गया था, तो मतलब पावर एनरिचमेंट के लिए। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, अगर आपका मन करता है। यहाँ पर कहा गया है देयर इज़ नो वर्क ट्रांसफ़र इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसमें वर्क ट्रांसफ़र नहीं होता? ए में कहा गया एडियाबैटिक एक्सपेंशन, बी में कहा गया आइसोथर्मल एक्सपेंशन, सी में कहा गया पॉलीट्रॉपिक एक्सपेंशन और डी में कहा गया फ्री एक्सपेंशन। बताइए कौन सा प्रोसेस है जिसमें वर्क ट्रांसफर नहीं होता। मुझे उम्मीद है कि आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स का आंसर गलत कर देंगे। यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर जो थोड़ा एडियाबैटिक में कन्फ्यूजन है तो वो नहीं रहेगा। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो डी वाला फ्री एक्सपेंशन रहेगा। आप पढ़ते हैं W = PdV, वर्क ट्रांसफर की बात करें। जब हम बात करते हैं फ्री एक्सपेंशन की तो P की हम बात करते हैं, P 0 हो गया, P 0 हो गया तो वर्क ट्रांसफर 0 हो गया। इसका मतलब फ्री एक्सपेंशन जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा स्पीड से चल रहा हूँ मैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स ओपन थर्मोडायनेमिक सिस्टम। इनमें से कौन सा जो है वो ओपन थर्मोडायनेमिक सिस्टम बता रहा है? ए में कहा गया मैनुअल आइसक्रीम फ्रीजर, बी में कहा गया सेंट्रीफ्यूगल पंप, सी में कहा गया प्रेशर कुकर, डी में कहा गया बॉम्ब कैलोरीमीटर। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको नहीं पता तो मैंने क्या किया था, SSC के अकॉर्डिंग मैंने एक वीडियो बनाई थी थर्मोडायनेमिक्स पर, जिस पर मतलब 1.5 से 2 घंटे की वो वीडियो है, जिसमें थर्मोडायनेमिक्स से जितने भी बेसिक कंसेप्ट जो आपके लिए ज़रूरी है वो सब कुछ मैंने बताया है। उसी तरह से फ्लूइड मैकेनिक्स भी कवर किया था, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल भी कवर किया है। SSC का रीजनिंग की भी एक पर्टिकुलर वीडियो है, पूरी रीजनिंग एक ही वीडियो में कंप्लीट करवा चुका हूँ, ठीक है। वो सब चीज़ें आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग के प्लेलिस्ट है, बाकी प्लेलिस्ट है, वहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा आपको। वैसे जो भी है वहाँ पर मैंने आपको बताया था, जब हम इसके बारे में पढ़ रहे थे ओपन सिस्टम क्लोज सिस्टम के बारे में, मैंने आपको कहा था जब भी ओपन सिस्टम के बारे में पूछा जाए, जो भी डिवाइसेज आते हैं मैकेनिकल डिवाइसेज वगैरह, ये सभी ओपन सिस्टम ही होते हैं। जहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल पंप आपको दिख गया वो मैकेनिकल डिवाइस, तो सेंट्रीफ्यूगल पंप आपको क्या है, ये एक ओपन थर्मोडायनेमिक सिस्टम है ना। यहाँ पर हम बात करते हैं जैसे बॉम्ब कैलोरीमीटर वगैरह की बात करें तो ये दूसरे हो गए ना, या ओपन सिस्टम वगैरह की कैटेगरी में ये नहीं आते। आगे चलेंगे, इसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो मुझे आपको बताना है, आपने भी मुझे बताना है। कहा गया कुछ स्टेटमेंट्स ने वो फॉलो करना है, आपने फॉलो नहीं करना मतलब इनको देखना है। जैसे फर्स्ट में कहा गया काइनेटिक एनर्जी, सेकंड में कहा गया एंट्रोपी, थर्ड में कहा गया थर्मल कंडक्टिविटी, फोर्थ में कहा गया प्रेशर। कहा गया इनमें से कौन सी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आपको बताना है। ए में कहा गया पहले तीनों इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं, बी में कहा गया दूसरी और फोर्थ वाली, सेकंड और फोर्थ वाली, थर्ड में कहा गया थर्ड और फोर्थ वाली, डी में कहा गया चारों की चारों जो है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हैं। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ मतलब वो प्रॉपर्टीज़ जो इंडिपेंडेंट, इनसे इंटेंसिव, इनसे इंडिपेंडेंट, जो इंडिपेंडेंट होते हैं मास के, मतलब कि जो मास पे डिपेंड नहीं करते। काइनेटिक एनर्जी की बात करो, एनर्जी भाई मास पे डिपेंड करता है। एंट्रोपी की बात करो, एंथैल्पी की बात करो, मास पे डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पर थर्मल कंडक्टिविटी और प्रेशर की बात की जाए, देखो अगर आपको नहीं भी आंसर आता ना तो इतना तो आपको पता होगा एंट्रोपी वगैरह जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हैं। तो देखो जहाँ पे सेकंड है वो तो आपका आंसर हो नहीं सकता, तो सेकंड आपका ए में भी है, बी में भी है, डी में भी है, तो आंसर हो नहीं सकते थे। आपको इंटेंसिव बताना था तो डी सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रेशर और थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हैं। ये भी आपको समझ आ गया होगा। इसके साथ हम बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन में है। कहा गया है
ब्लेड इरोजन की बात करें स्टीम टरबाइन में वो क्यों होता है? ए में कहा गया हाई टेम्परेचर स्टीम के कारण, बी में कहा गया ड्रॉपलेट्स होते हैं स्टीम में उसके कारण, सी में कहा गया हाई रोटेशनल स्पीड के कारण, डी में कहा गया हाई फ्लो रेट के कारण। तो यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा ब्लेड इरोजन की बात हो रही है ना, जब मॉइस्चर वहाँ पर होगा तभी तो ब्लेड का इरोजन होगा। मॉइस्चर कब होगा? जब वहाँ पे स्टीम में ड्रॉपलेट्स होंगे वाटर के। तो जो बी ऑप्शन है वो आपको यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर कहा गया है परफॉर्मेंस ऑफ ए सिंगल स्टेज रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर इज इवैल्यूएटेड बाय। अगर हम बात करें सिंगल स्टेज रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर की, जब हम उसकी परफॉर्मेंस के बारे में बताते हैं, हम किसके बारे में बात करते हैं? ए में कहा गया है आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी, बी में कहा गया आइसोथर्मल एफिशिएंसी, सी में कहा गया एडियाबैटिक एफिशिएंसी, या डी में कहा गया वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। तो यहाँ पर आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। आप चलो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आइसोथर्मल एफिशिएंसी की हेल्प से आप उसकी जो है वो परफॉर्मेंस वगैरह बताते हो। इसी के साथ बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। तब तक आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं। विद नेचुरल यूरेनियम विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एट मॉडरेटर। जब हम बात करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट की, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं नेचुरल यूरेनियम को। जब हम यूरेनियम को यूज़ करते हैं वहाँ पे जो मॉडरेटर यूज़ करते हैं वो कौन सा यूज़ करते हैं? हैवी वाटर, ग्रेफाइट यूज़ करते हैं, बेरिलियम यूज़ करते हैं, या फिर इन सभी के सभी को यूज़ करते हैं? बताइए आप कमेंट सेक्शन में। अगर आपका मन करता है चलो मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। मॉडरेटर के साथ जब हम मॉडरेटर की तरह जब हम यूज़ करते हैं तो हैवी वाटर को भी यूज़ करते हैं। हैवी वाटर मैंने आपको बताया भी था, ग्रेफाइट को भी यूज़ करते हैं, बेरिलियम को भी यूज़ करते हैं। जो मैंने आपको बताया था उसमें हैवी वाटर और ग्रेफाइट का बताया था, बेरिलियम के बारे में नहीं बताया था, बट बेरिलियम को भी यूज़ करते हैं। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है, आपने यहाँ पे इस क्वेश्चन को करना है। सेंटर ऑफ प्रेशर की बात कर रहे हैं। सेंटर ऑफ प्रेशर ऑफ अ प्लेन सबमर्ज सरफेस कौन सा होता है? सेंटर ऑफ प्रेशर बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा टाइम ज़्यादा नहीं लिया क्योंकि इजी सा क्वेश्चन है। सेंटर ऑफ प्रेशर ऐसा पॉइंट है ना जहाँ पे वो रिजल्टेंट हम हाइड्रोस्टैटिक फोर्स की बात कर रहे होते हैं वो एक्ट कर रही होती है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर कहा गया है अ वेंचुरीमीटर इज ए डिवाइस बेस्ड ऑन द बर्नौलीज प्रिंसिपल। तो हमें पता है, बट किसके लिए यूज़ किया जाता है? क्या मेजर करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं? ए में कहा गया वेलोसिटी मेजर करने के लिए, बी में कहा गया प्रेशर ड्रॉप मेजर करने के लिए, सी में कहा गया टोटल हेड के लिए, डी में कहा गया फ्लो रेट के लिए। हमें पता है हम डिस्चार्ज के लिए से यूज़ करते हैं, तो डी ऑप्शन जो फ्लो रेट बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ हम आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर कहा गया है डायमेंशंस के बारे में पूछा गया है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी के डायमेंशंस क्या होती हैं? काइनेमेटिक विस्कोसिटी हमने पढ़ा है ना, क्या होता है उसकी ऐसा यूनिट मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये ऐसा यूनिट होती है। मीटर स्क्वायर की बात करेंगे L2, ये नीचे आ गया T की पावर, तो L2 T-1 हो जाएगा। ये आपको कहीं दिख रहा है? आपको बी ऑप्शन में दिख रहा है तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर कहा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप्स डिफाइन द हेल्महोल्ट्ज फंक्शन एफ। कौन सा रिलेशनशिप जो है वो हेल्महोल्ट्ज फंक्शन को दिखा रहा है? ये सिंपल फॉर्मूला आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। F इक्वल्स टू यू माइनस टी एस। बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ पर पूछा गया था। यहाँ पर F जो है वो डिनोट करता है यूजफुल वर्क को। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिड्यूस प्रेशर क्या होता है? ए ऑप्शन में कहा गया है हमेशा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता है, बी में कहा गया हमेशा यूनिटी रहता है, सी में कहा गया एक ऐसा इंडेक्स है जिससे हम जो गैसेस की मॉलिक्यूलर पोजीशन उसको बताते हैं, और डी में कहा गया है ये तो डायमेंशनलेस है। तो बिल्कुल सही है जो डी ऑप्शन है। ये अगर हम बात करते हैं रिड्यूस प्रेशर की, ये डायमेंशनलेस एक क्वांटिटी आप इसे कह सकते हो, क्योंकि अगर हम बात करते हैं रिड्यूस प्रेशर की, ये होता क्या है? एक्चुअल प्रेशर डिवाइड बाय क्रिटिकल प्रेशर, इसी के रेशियो होते हैं ना। तो प्रेशर डिवाइड बाय प्रेशर क्या होगा? डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगी। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहा गया व्हाट शुड बी द रेशियो ऑफ ब्लेड स्पीड टू द जेट स्पीड फॉर द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ पेल्टन व्हील। कई बार हमने पढ़ा या इसके बारे में एक फॉर्मूले से भी डिराइव करके बताया था कि ब्लेड स्पीड और जेट स्पीड की जब हम रेशियो निकालेंगे मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए वो कितनी आएगी? तो यहाँ पे 1/2 की रेशियो रखी जानी चाहिए। अगर आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी चाहिए तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर कहा गया 1 टॉर प्रेशर इज इक्विवेलेंट टू। एक टॉर प्रेशर किसके बराबर होता है? तो यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा एक टॉर प्रेशर की बात करते तो 1 mm ऑफ मरकरी के बराबर होता है, जो कि बिल्कुल सही हो जाएगा। पास्कल की बात करें तो 133 पॉइंट कुछ पास्कल के बराबर होता है, सी ऑप्शन इसलिए ठीक नहीं था। 10 मीटर ऑफ वाटर की बात करें तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो ए ऑप्शन जो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है लेथ बेड जो है वो किसका बना होता है? एलॉय स्टील का, हाई कार्बन स्टील का, माइल्ड स्टील का, या कास्ट आयरन का? तो मैं आपको बताना चाहूँगा लेथ बेड की जब हम बात करते हैं वो कास्ट आयरन का बना होता है, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहा गया है टेंसाइल टेस्ट की बात करें स्पेसिमेन की जब जो रेशियो होती है मैक्सिमम लोड टू द ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द टेस्ट पे, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। यहाँ से मुझे पता भी लग जाएगा कि कौन कौन जो स्टूडेंट्स हैं वो मेरी वीडियोस को लास्ट तक देख रहे हैं, वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आंसर ज़रूर बताएंगे इस क्वेश्चन का। इसी के साथ आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर भी आप बताओगे क्योंकि बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। कहा गया है इफ़ अ बीम इज सपोर्टेड ऑन मोर देन 2 सपोर्ट्स, अगर एक बीम को 2 से ज़्यादा सपोर्ट्स मिल रही हैं तो उसे हम क्या कहते हैं?
4 ऑप्शन आपके सामने, आपने करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है, या आपके लिए होमवर्क आप कह सकते हो, लेकिन आपने यहीं पे आंसर बताना है इसका। मशीन पार्ट इज डिजाइंड एज अ स्ट्रट व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू मशीन पार्ट, जो स्ट्रट की तरह डिज़ाइन किया जाता है जब वो किस तरह के उस पर लोड लग रहे होते हैं, तो कंप्रेसिव स्ट्रेसेस वहाँ पे लग रहे होते हैं, तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे कहा गया ऑर्थोगोनल कटिंग जो है वो उसको क्या कहते हैं। ऑर्थोगोनल कटिंग को हम 1 डायमेंशन कटिंग सिस्टम कहते हैं, 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन कुछ भी नहीं। ऑर्थोगोनल कटिंग जब हम बात करते हैं 2 डायमेंशन और ओब्लिक की बात करते हैं 3 डायमेंशन, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर कहा गया न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, आपके सामने स्क्रीन में है। कहा गया है एक ऑयल है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 है, उसकी विस्कोसिटी 0.28 स्ट्रोक है 30 डिग्री सेल्सियस में, उसकी विस्कोसिटी कितनी हो जाएगी न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में, ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पे ऑयल की स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है 0.9। अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 है तो इसका मतलब उसकी डेंसिटी जो है वो कितनी होगी, 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होगी ना। ये तो समझ आ गया। कोई स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर थी तो नॉर्मल डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर तो वाटर की डेंसिटी से, तो ये आ जाएगा 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आगे चलेंगे, क्या गिवन है आपको, इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी से हमने डेंसिटी तो बना दिया, बट इसकी विस्कोसिटी हमें गिवन है। विस्कोसिटी हमें कितनी गिवन है, 0.28 स्ट्रोक्स गिवन है। इसका मतलब ये कौन सी विस्कोसिटी गिवन है आपको, काइनेमेटिक विस्कोसिटी गिवन है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी आपको कितनी गिवन है, 0.28 स्ट्रोक्स, मतलब कि सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड में है। हमें इसे मीटर स्क्वायर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा, तो हम क्या करेंगे, इसको 10⁻⁻⁴ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास मीटर स्क्वायर पर सेकंड में आ जाएगा। क्लियर हो गया, सब कुछ क्लियर हो गया हो आपको यहाँ तक। अगर यूनिट कन्वर्जन की आपको बेसिक क्लियर नहीं है तो हमारे चैनल पर आपको सब वीडियोस मिलेंगे यूनिट कन्वर्जन वाली। डेंसिटी भी आपके पास आ गया, आपके पास यहाँ पे काइनेमेटिक विस्कोसिटी भी आपके पास आ चुका है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी हमारे पास होता किसके बराबर है, डायनेमिक जो विस्कोसिटी है डिवाइडेड बाय डेंसिटी ना। तो यहाँ से आपको निकालना गया था, यहाँ से आपको निकालना था विस्कोसिटी, ये आपको चीज़ कैलकुलेट करनी थी। तो ये हमारे पास हो जाएगा काइनेमेटिक विस्कोसिटी इंटू डेंसिटी। इसका मतलब आपको मल्टीप्लाई करना होगा सिंपल, यहाँ पे 0.28 इंटू 10⁻⁴ को आपको मल्टीप्लाई करना था 900 से। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो 0.0252, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहाँ पे जो आंसर रहेगा वो न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में रहेगा, क्योंकि हमने यूनिट्स को पहले ही कन्वर्ट कर दिया था और इसके सही यूनिट न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर होती है। आगे चलेंगे आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर कहा गया है कौन सी प्रॉपर्टी मरकरी की है जो कि मेन रीज़न है, मतलब मरकरी को हम बैरोमीटर में यूज़ करते हैं, वो उसके पीछे का मेन रीज़न क्या है। ए में कहा गया डेंसिटी ज़्यादा होती है, बी में कहा गया कैपिलरिटी इफेक्ट ही नहीं होता, सी में कहा गया वेरी लो वेपर प्रेशर, और डी में कहा गया लो कंप्रेसिबिलिटी। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी वाला हो जाएगा, लो वेपर प्रेशर, क्योंकि वेपर प्रेशर कम होता है, जिसके कारण जो ये क्या करता है, एक्चुअल जो प्रेशर है लिक्विड का जो भी फ्लूइड का उसको मेजर करेगा, अपने प्रेशर का उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो एक्यूरेट जो वैल्यू है आपको मिल जाएगी। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ आज के क्वेश्चन को यहाँ पे खत्म करते हैं। पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो को अपने शेयर करना है, लाइक करना है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू, जय हिंद।